नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे मुंबई से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मुंबई के मझगांव स्थित जीएसटी भवन में आग लग गई है। दमकलों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। 20 दमकलें मौके पर मौजूद हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। जीएसटी भवन को खाली करवा लिया गया है। हादसे में किसी तरह के जानमाल के किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। चूंकि ऊपरी मंजिलों में आग लगी है, यही वजह है कि दमकलों को भी, फायर फाइटर्स को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है इस आग पर काबू पाने के लिए। तो मुंबई के मझगांव की ये तस्वीरें हैं। मुंबई के मझगांव से जीएसटी भवन में आग लगी हुई है। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई कि आग कैसे लगी है। ऊपरी माले में आग लगी हुई है। तकरीबन 20 दमकल हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 दमकलों को यहाँ पर मौके पर भेजा गया है। 20 दमकलें लगातार कोशिश कर रही हैं। फायर फाइटर्स कोशिश कर रहे हैं आग पर काबू पाने की। और ये दूसरा, ये जो धुआं आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस धुएं को कई किलोमीटर दूर से देखा जा रहा है। मुंबई का जीएसटी भवन जिसमें आग लगी हुई है, लगातार कोशिश की जा रही है इस आग पर काबू करने की। किसी तरह की जनहानि की अभी तक कोई खबर नहीं है और आग की लपटें बाहर से देखी जा रही हैं। लगातार आग की लपटें निकल रही हैं। फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। मुंबई के मझगांव में जीएसटी भवन है और उस पर आग पाने की कोशिश, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। सीढ़ियों के सहारे फायर फाइटर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने की और फिर इस आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट, वजह साफ हो पाई कि आग कैसे लगी? जो है अभी बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है। मौके पे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी पहुंच चुके हैं। 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पे मौजूद हैं और आग बुझाने का काम जो है लगातार जारी है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 12:38 पे कॉल आया कि वहां पे आग लगी और लगभग 15 मिनट के बाद जो है दमकल विभाग की गाड़ी वहां पहुंचना शुरू हुई। पहले 4 गाड़ी, फिर 10 गाड़ी, फिर 15 और अब जाके जो है 22 गाड़ी जो है लेवल 4 की आग बताई जा रही है। 8वें 9वें फ्लोर पे आग लगी हुई है। अब आग कैसे लगी इसके कारण जो है अभी तो बताया नहीं जा रहा, लेकिन आग बुझाने का काम जो है लगातार जारी है। मौके पे 22 दमकल गाड़ियां मौजूद है। लोगों को बाहर जो है निकाला जा चुका है। अभी किसी के घायल होने की कोई खबर जो है बिल्कुल नहीं है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। जी अमित, इस बिल्डिंग के बारे में बताएं। क्या सिर्फ जीएसटी का ही ये जीएसटी से जुड़े काम ही इसमें होते हैं? आसपास के इलाके में थोड़ा सा बताएं किस तरीके का ये इलाका है। ऊपरी माले पर जब आग लगी होती है वो बेहद खतरनाक होती है, फैलने का डर भी उतना ज्यादा होता है उसका आजू बाजू। देखिए, निश्चित तौर पे ये मझगांव का इलाका है और यहाँ पे जीएसटी भवन है। जीएसटी से जुड़ी हुई सारे कामकाज जो है यहाँ पे चलते हैं, अधिकारी सारे बैठते हैं। तो यहाँ पर ये खबर आई कि 12:38 पे जो है आग लगी हुई है और ऊपरी मंजिल यानी 8वीं 9वीं मंजिल पे जो है ये आग लगी हुई है। उसके बाद जो है दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे। बिल्डिंग में सारे लोग काम कर रहे थे, उन्हें पहले धीरे धीरे निकाला गया। आसपास के इलाके को जो है खाली कराया गया। आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उन्हें जो है खाली कराया गया है। तो अभी की अगर स्थिति की बात की जाए तो 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम जो है जारी है। अभी भी जो है आग की लपटें जो है कुछ निकल रही है। धुआं बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है। आम आदमी को वहां रुकने नहीं दिया जा रहा है। इस समय सिर्फ वहां पे मौके पर स्थानीय प्रशासन के लोग और दमकल विभाग के कर्मचारी वहां मौजूद है। ये पूरी बिल्डिंग जो है जीएसटी भवन कहा जा रहा था और जीएसटी और सेल्फ टैक्स से जुड़े जो मामले थे उन सारे अधिकारी जो है यहाँ बैठते थे, यहाँ उनका कामकाज चलता है। क्या इस आग के चलते अब सवाल भी खड़े होंगे अमित, क्योंकि परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं, महाराष्ट्र की परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं, सवाल भी उठ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अजीत पवार खुद मौके पहुंचे हैं और पत्रकारों ने जब उनसे बातचीत हुआ साफ तौर पे कहना है कि आग के कारणों का पता जो है लगाया जाएगा और निश्चित तौर पे जो है अगर दोषी कोई पाया जाता है और इसमें अनियमितता कोई पाई जाती है तो संबंधित लोगों पे जरूर कार्रवाई होगी। तो जांच के आदेश जो है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा दे दिया गया है। हाँ, चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त वहां पर कैसी स्थिति है जान लेना बहुत जरूरी है। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा प्रशांत के पास आपको लिए चलेंगे। प्रशांत, किस तरीके की स्थितियां और क्या ये माना जाए कि अब धीरे धीरे स्थिति फायर फाइटर्स के काबू में आ रही है? तस्वीरें भी दिखाएं जरा प्रशांत।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप अगर देखें तो बिल्डिंग के एकदम लास्ट में अभी भी आग की लपटें आपको बाहर नजर आ रही हैं, क्योंकि आग जो है 8वें 9वें फ्लोर पर वहीं से शुरुआत में लगी थी। और फायर फाइटिंग के लिए मैं आपको बताऊं, दमकल विभाग के 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके वारदात पर मंगाई गई है। दमकल विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए। लेकिन आप अगर देखें तो बिल्डिंग के दूसरे छोर पर, जहां पर बिल्डिंग समाप्त हो रहा है, उसके 8वें फ्लोर पर अभी भी आग लगी है। आग की लपटें जो है खिड़की से जो है बाहर आ रही है। दमकल विभाग के जो कर्मचारी आप देखें तो वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं। शायद यहां पर जो वाटर टैंकर थे उनकी सप्लाई में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी नजर आ रही है, उसी के वेट कर रहे हैं। जैसे ही पानी यहां पर पहुंचेगा तो एक बार फिर फायर फाइटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहां मैं दूसरी छोर की तरफ आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर जो फायर फाइटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। और यहाँ पर आग जो है वो यहाँ पर उसके लपटे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन धुआं जो है निकल रहा है। तो पूरी तरह से जब धुआं बंद हो जाएगा तो उसके बाद जो आखिरी स्टेज होता है, मैं आपको बताऊं, कूलिंग करने की प्रक्रिया वो दमकल विभाग की तरफ से की जाएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल मैं आपको बताऊं, जीएसटी का ये बिल्डिंग है जिसमें रोजाना 8वें और 9वें फ्लोर का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 150 से लेकर 200 कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं, काम करते हैं। बिल्डिंग शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसी वजह से आज कर्मचारियों की संख्या कम थी। 8वां और 9वां ये फ्लोर है जहां पर अहम दस्तावेज तमाम चीजों के रखे जाते हैं। कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण थे, इन सारी चीजों की स्पष्टीकरण या जानकारी जो है जीएसटी कमिश्नर जो है जैसे मीडिया से मुखातिब होंगे तो दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फायर फाइटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 12:30 बजे के आसपास आग लगी थी और तब से यहां पर लगातार दमकल विभाग के 20 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और फायर फाइटिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है यहाँ पर। प्रशांत, जिस तरीके से आप विस्तार से जानकारी दी, आपने जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों का हवाला भी दिया। 2 सवाल, क्या कोई गारंटी दे पा रहा है कि आज अंदर कोई कर्मचारी नहीं फंसा है? एक बात। दूसरी बात कि अब महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम एकदम उलट हुआ है, क्या इस आग पर सियासी सवाल उठेंगे? प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए लाजमी है। सबसे पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे दूं। आपको अगर तस्वीर में दिखाऊं तो जब अभी आप देख लीजिए कि आग की लपटें अभी भी बाहर तेजी से आना शुरू हो चुकी है और फायर फाइटिंग की प्रक्रिया, जो फायर कर्मचारी वहां पर इंतजार कर रहे थे, वहां पर सोर्सेस पहुंचते उन्होंने फायर फाइटिंग की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी है। जी। सबसे अहम बात, जिस तरह से आपने कहा कि अंदर कोई फंसा है, ये बात स्पष्ट कर दिया गया है दमकल विभाग की तरफ से कि अंदर कोई भी फंसा नहीं है। और उनके जो कर्मचारी थे वो 8वें फ्लोर के पहले ही थे अधिकतर लोग, क्योंकि 8वां 9वां फ्लोर जिस तरह से मैंने बताया वो शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। आधा फ्लोर जो है शिफ्ट कर दिया गया था और यही वजह है कि इस हादसे को बड़ा रूप नहीं मिल पाया। अन्यथा अगर रोज की तरह जैसे नॉर्मली वर्क होता है वही रोजाना काम होता तो यहाँ पर हादसे को बड़ा रूप देखने को मिल सकता था। जी। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो सभी को बाहर निकाल लिया गया है। एरिया जो है पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे इलाके में अगर आप देखें तो दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी ही मिल रहे हैं और तब तक जब तक पूरी तरह से आग नहीं बुझ जाएगा तब तक इसी तरह की प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा कि सियासी गर्माहट जो है राजनीति की गलियारों में जरूर शुरू हो चुकी है, क्योंकि जीएसटी भवन है, जीएसटी के 8वें और 9वें फ्लोर पर कौन से अहम दस्तावेज थे, आखिर यहाँ पर क्या चीजें रखी जाती हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, इन सारी चीजों पर जाहिरा तौर पर ये इशारा काफी है कि अब सवालात बहुत सारे निकल कर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अमित भी जुड़े हुए थे। अमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। खबर ग्वालियर से, जहां कथा पंडाल में आग लग गई है। भागवत कथा के पंडाल में ये आग लगी और हालांकि निगम की जो दमकल है वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। ग्वालियर के कुंज बिहारी कॉलोनी में ये घटना सामने आई है। भागवत कथा का पंडाल लगा हुआ था, इसमें अचानक आग लग गई कुंज बिहारी कॉलोनी में और तत्काल फायर ब्रिगेड को इत्तला दे दी गई और इसके बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। और रीवा में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिससे के चलते घर में सो रहे 4 लोग जिंदा जल गए। 4 की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि घर में धमाके की बात देखते ही देखते भीषण आग लग गई। दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू तो पा लिया गया लेकिन लोगों की जान नहीं बच सकी है। पुलिस का ये कहना है कि घर में आग लगने के बाद लगातार 3 धमाके हुए
इसमें 2 बार सिलेंडर में धमाका हुआ और तीसरा धमाका घर के अंदर रखे फ्रिज का कंप्रेसर फटने से हुआ और इसके बाद आग फैलती ही चली गई। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सेना में सेवारत सभी महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। अब एक सेकंड बता देना। भारतीय सेना में सेवारत महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने को मंजूरी दे दी है। सोमवार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 2010 से चले आ रहे इस मामले पर फैसला महिला अधिकारियों के पक्ष में दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस यादव के बेंच ने इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया और आर्मी अथॉरिटीज ने जिस तरीके से मिसलीड किया था कोर्ट को, उसके बारे में भी कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और सभी वो अधिकार जो पुरुष अधिकारियों के पास हैं वही अधिकार महिला अधिकारियों को भी दे दिए हैं। महिला अधिकारियों के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में 14 साल में सेवा दे चुकी महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन, सेना के 10 विभागों में ही स्थायी कमीशन मिलेगा। इन महिलाओं की तैनाती युद्ध क्षेत्र में नहीं की जा सकेगी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाया था। ये मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चला, 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया। उसके बाद में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में आई उस मामले को चैलेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई स्टे नहीं दिया था, तो इंटेंशन ये थी कि वो जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, स्कीम इस तरह से बनाई जाए जिसमें महिलाओं को परमानेंट कमीशन ऑफर मिले। लेकिन 9 साल तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं करा। कोर्ट ने साथ ही महिलाओं को कमांड न देने के केंद्र के तर्क को भी गलत और भेदभावपूर्ण बताया है। कोर्ट के इस फैसले से करीब 1600 महिला अधिकारियों को फायदा मिलेगा, जिससे उनमें खुशी की लहर है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट है। इट्स अ प्राउड मोमेंट एंड इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट। इंडिया में एक नई तरीके की सोच और विचार को एक स्टेबिलिटी दी गई है। इस मामले को लेकर महिला अधिकारियों की लड़ाई सिर्फ उनके साथ कमांड करने को लेकर किया जा रहा भेदभाव रहा, जिसमें जीत उनकी हुई। हमारी लड़ाई इसलिए नहीं थी कि कई महिलाएं हैं जो छोड़ना भी चाहेंगी, सबको परमानेंट कमीशन नहीं चाहिए, लेकिन जेंडर के आधार पे हमको ये कह देना कि हम नहीं कर सकते हैं उस काम को, ये उस रास्ते को बंद कर देना हमारे लिए इसके उसमें हम खड़े थे। सेना में बड़े बदलाव लाने का सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश महिला अधिकारियों के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन कोर्ट के फैसले ने महिला अधिकारियों का वर्षों पुराना इंतजार खत्म करते हुए सबके हित में बदलाव लाने की बड़ी पहल जरूर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद ट्रेन की बात। काशी से प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई काशी महाकाल एक्सप्रेस इंदौर पहुंच चुकी है। इसका जोरदार स्वागत भी किया गया। क्या है इस ट्रेन की खासियत, देखिए। यह है काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो रविवार को काशी से चलकर सोमवार सुबह इंदौर पहुंची, जिसमें सवार होकर आए यात्रियों का भी जोरदार स्वागत किया गया। 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस जब इंदौर स्टेशन पर पहुंची तो पूरा माहौल शिवमय हो गया। आप देख सकते हैं लोग यात्रा करके इस ट्रेन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सब शिव भक्त हैं और देखे पूरी मंडली है और ये भजन गा रहे हैं यहाँ पर और खुशियां मना रहे हैं कि उन्हें एक अच्छी ट्रेन मिली, जैसे 3 ज्योतिर्लिंग कनेक्ट होंगे। आइए अब जानिए इस ट्रेन की खासियत के बारे में। ये ट्रेन है, आप देख सकते हैं कि काफी साफ सुथरी ये ट्रेन है। यहाँ पर फायर एक्सटेंशन है,
सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर इस ट्रेन में लगे हुए हैं। खास तरह के बास बेसन है, पूरे स्टील के ये जो बास बेसन है वो बने हुए हैं। डस्टबिन भी देखिए आप, स्टील के डस्टबिन इसमें लगाए गए हैं। खास तरह के टॉयलेट्स इस ट्रेन में हैं और पूरी तरह से एसी इसमें लगी हुई है। खासतौर से परमानेंट एक बर्थ है जो भगवान महाकाल, भगवान शंकर के लिए ये आरक्षित की गई। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जो परमानेंट रहेगा। लोग इसमें पूजा अर्चना इसमें कर सकेंगे। ट्रेन में जो भी यात्री सफर करेंगे उनको पूरा वेजिटेरियन स्वाद इस ट्रेन में मिलेगा। खास वेशभूषा में होंगे, मालवी पगड़ी पहने हुए वो दिखाई देंगे। साथ ही जो ये ट्रेन है पूरी तरह से शाकाहारी ट्रेन होगी। उन श्रद्धालुओं को मौका दिया है जो महाकाल और काशी विश्वनाथ को देखना चाहते हैं। ये ट्रेन बहुत ही अद्भुत ट्रेन है, सबसे लेटेस्ट आज इंडियन रेलवे की ट्रेन है जिसमें सारी सुविधाएं हैं और ये आज से इसको चालू कर दिया गया है और 20 तारीख से इसको रेगुलर किया जाएगा। ट्रेन की कुछ और खासियतों की बात करें तो ट्रेन में हर यात्री का होगा 10 लाख रुपए का बीमा। ट्रेन में तैनात रहेंगे निजी गार्ड। देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस। भगवान शिव के लिए एक सीट हमेशा बुक। रेलवे के इतिहास में पहली बार भगवान के लिए सीट। B4 कोच में 64 नंबर सीट महाकाल के लिए बुक। ट्रेन में बजता रहेगा भक्तिमय संगीत। ट्रेन में चाय कॉफी के लिए वेंडिंग मशीन। पूरी ट्रेन थर्ड एसी। कुल सीटें होंगी 1080। एक सीट का न्यूनतम किराया 1629 रुपए। बहरहाल काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर से चलने के बाद उज्जैन, संत हिरदाराम नगर रेलवे, बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी की दूरी तय करेगी और 20 फरवरी को ये ट्रेन नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर, मध्य प्रदेश। और MIM के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए भारत के संविधान की प्रस्तावना को ट्वीट किया है। ओवैसी ने ये ट्वीट काशी महाकाल एक्सप्रेस की एक सीट को मंदिर का रूप दिए जाने के बाद किया। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति लगाई गई है। इसके बाद बर्थ में भगवान शिव की बर्थ पर रखकर पूजा भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को रवाना किया था और इनमें से एक सीट भगवान शिव के लिए भी आरक्षित थी। यह एक्सप्रेस 2 राज्यों के 3 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेगी। खबर कोंडागांव से। कोंडागांव में किसानों ने चक्का जाम किया है। धान खरीदी न होने को लेकर ये किसानों की नाराजगी है जो अब सड़क पर नजर आने लगी है। मौके पर केशकाल तहसीलदार राकेश साहू पहुंचे। किसानों को समझाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बारदाने की कमी की वजह से खरीदी रोक दी गई है और खामियाजा उसका भुगत रहे हैं ये आम किसान। तो बारदाने की कमी की वजह से खरीदी बंद है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में इस तरीके की जानकारी आई है। विवेक हमारे सहयोगी कोंडागांव से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, फिलहाल क्या जानकारी, चक्का जाम खत्म हुआ? देखिए ललित जी, बता दूंगा कि चक्का जाम खत्म कराने के लिए केशकाल के तहसीलदार वहां पर पहुंचे थे, पर किसान अपनी मांग कोड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो धान खरीदी केंद्रों में जो धान के जो बोरे दिए जाते हैं बारदाने, वो नहीं है, वो तत्काल पहुंचाया जाए, तभी चक्का जाम खत्म होगा, नहीं तो आंदोलन को और उग्र करेंगे। हालांकि जिस तरीके से चक्का जाम हुआ है, नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, उसको देखते हुए रोड को डाइवर्ट करके नारायणपुर से बसें निकाली जा रही है, पर चक्का जाम अभी भी बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। चक्का जाम की स्थिति अभी बनी हुई है, गाड़ियां वैकल्पिक और दूसरे रास्ते से पहुंचाई जा रही हैं, पर दिक्कत ये है कि बातचीत का जो दौर लगातार होना चाहिए किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, वो नजर नहीं आ रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी से 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन वो गुजरात के अहमदाबाद शहर जाएंगे। ये किसी भी राष्ट्रपति की अब तक की सबसे चर्चित भारत यात्रा मानी जा रही है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए करीब
1000 एनआरआई मौजूद रहेंगे। ये सभी ट्रंप के स्वागत कार्यक्रम के बाद विदेश लौट जाएंगे। सुरक्षा के लिए भारत और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस लगातार लगी हुई है। अहमदाबादी टीम पहुंच चुकी है। मोटेरा स्टेडियम में ट्रंप और मोदी के कार्यक्रम के लिए 1 लाख लोग बुलाए गए हैं। ट्रंप के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक की खास तैयारी की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।